Hello everyone. So now let's discuss CMAT 2021 slot 2 PYQ. So we'll complete all the questions asked in 2021. Okay, let's start from question number 1. Given Anuj takes 1 day to complete a job. Bharat takes twice the time as Anuj to complete the same job. Chetan takes twice the time as Bharat to complete that job. Dheeraj takes twice the time as Chetan to complete that job. कह रहा है कि अनुज को 1 दिन लगता है काम ख़त्म करने में, भरत को ट्वाइस लगता है यानी कि 2 डेज लगता है, चेतन को ट्वाइस द टाइम एज भरत यानी कि चेतन को 4 डेज लगता है, और धीरज को ट्वाइस द चेतन यानी कि 8 डेज लगता है. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है, चेतन एंड धीरज विल टेक 8/3 डेज टू कम्प्लीट द वर्क. चेतन धीरज, चेतन का 1/4, धीरज का 1/8, तो ये हो जाएगा 3/8 और उसको अपोजिट कर देंगे तो 8/3 डेज लगेगा. तो ये सही है. ये सही है. नेक्स्ट लेट्स चेक बी. द सेकेंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज. होल्ड. अभी हम क्या करते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ए किस में, ए तो सभी में है. तो अभी काम करते हैं, सी चेक करते हैं पहले, सी से कुछ आइडिया मिलेगा. द सेकेंड स्लोवेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज भरत एंड धीरज, और डी है भरत एंड धीरज विल टेक 4/3 डेज टू कंप्लीट द वर्क. तो पहले ये इजी लग रहा है तो डी पहले सॉल्व कर लेते हैं. भरत धीरज का कितना हो जाएगा 1/2 और धीरज का 1/8, तो 5/8 हो गया, तो 8/5 है और यहाँ दिया हुआ 4/3, तो डी गलत है. तो डी गलत है तो डी जहाँ जहाँ ये काट दो, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास है बी और सी चेक करना होगा. चलो चेक करते हैं. कह रहा है कि द सेकेंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज, और सी कह रहा है द सेकेंड स्लोएस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज भरत एंड धीरज. तो देखो इसका कॉम्बिनेशन बनाओ. क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी. ठीक है, तो ये एक पेयर बनेगा. ठीक है, तो सारा पेयर का वैल्यू निकालो. सी डी आया 2.66, बी डी आया 1.6, ए बी आया 0.6, बी सी आया 1.3, डी ए आया 0.8 और ए सी आया 0.8. तो सबसे फास्टेस्ट कौन है, सबसे फास्टेस्ट वो जो सबसे कम टाइम लेगा. तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, ध्यान से देखो. सबसे कम टाइम ले रहा है 0.6 यानी कि ए बी, तो सबसे फास्टेस्ट पेयर है ए बी. और सेकेंड फास्टेस्ट 0.8 यानी कि ए सी. यहाँ पर तो कुछ और वैल्यूज आएगा, तो ए सी. तो सेकेंड फास्टेस्ट पेयर ए सी है ना कि ए डी है, तो ये तो गलत हो गया. सी चेक कर लेते हैं. सेकेंड स्लोवेस्ट पेयर कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा सेकेंड नंबर पे. तो सबसे ज़्यादा टाइम लिया है सी डी ने, तो ये हो गया सबसे स्लोवेस्ट. और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम लिया है हमारे बी डी यानी कि भरत एंड धीरज. तो ये सी सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी है. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट ऑफ 2 4 3 5 7 5 3 2 2 8 सच दैट द ऑड डिजिट अपीयर ओनली इन इवन प्लेसेस. कह रहा है कि कितने 10 डिजिट नंबर को फॉर्म किया जा सकता है अगर हम इन सारे डिजिट को यूज़ कर ले इस तरीके से कि जो ऑड डिजिट है वो इवन प्लेसेस पर हो. इसमें से जो भी ऑड डिजिट्स हैं वो इवन प्लेसेस पर. काउंट करो कितने टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल. 10 तो ब्लैंक बना लो. ठीक है, और इवन नंबर को पोजीशन कर दो. ये एक इवन है, इवन 1 2 2 4 6 8 10. ठीक है, इस तरीके से. अब इसमें से ऑड नंबर छाट लो. तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3 5 7 5 3, और इवन नंबर है 2 4 2 2 8. अब पूछ कह रहा है कि ऑड डिजिट्स अपीयर ओनली इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस पर
और डिजिट्स होने चाहिए। तो चलो देखते हैं, तो काउंट करो कितने, 5, 5 फैक्टोरियल, रिपीट कितने कर रहे हैं इसमें से 2, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू यहाँ पे कितने हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन इसमें कितने रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीट कर रहे हैं, 2 2 2 3 बार रिपीट करा तो 3 फैक्टोरियल, तो अगर सिंपल तुम समझोगे तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे 5 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से 5 फैक्टोरियल क्योंकि यहाँ 5 प्लेसेस और यहाँ के 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है डी से, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिलेबस में अभी प्रेजेंट में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है जो कि हमने भी नहीं पढ़ा ये चैप्टर, तो इसलिए लीव दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, during the next year, the probability that a company A releases a mobile is 0.7. The probability that mobile is a success even that it is released by the company is 0.8. The probability that a mobile is a success and released by company B is 0.28. A mobile released by either company A or company B during the next 1 year is a success. Find the probability that it is released by company A. क्वेश्चन क्या करा कि हमारे पास 2 कंपनी है ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन को मैं डिकोड कर रहा हूँ। ए हैज 70% चांस टू रिलीज अ फोन एंड इफ रिलीज 80% चांस इट सक्सीडेड। कह रहा है कि ए के पास 70% चांसेस है कि वो फ़ोन को रिलीज़ करेगा और वो रिलीज़ करता है तो 80% चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। बी हैज़ सम चांस, दिया नहीं हुआ है, लेकिन उसका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 28% है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फ़ोन सक्सीड करता है, अगर फ़ोन ए सक्सीड करता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम ए। कह रहा है कि अगर एक फ़ोन, इफ़ अ फोन, अगर एक फ़ोन सक्सीड करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए से है। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, तो मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ लिख दिया है, तो बहुत फिर भी लेकिन मैंने इजी स्टेप में करने की कोशिश किया। देखो ए का सक्सेस चांस कितना है, तो 70% चांस अगर रिलीज़ होगा तो 80% सक्सेस है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ए का सक्सेस चांस है 56%, 70% इंटू 80% हो जाएगा इज इक्वल टू 56%, ठीक। 0 से परसेंट कट जाएगा, 7 इंटू 56, ठीक है। ए और बी का टोटल सक्सेस चांस कितना है, तो ए का और बी का कह रहा है कि टोटल सक्सेस चांस ए प्लस बी का टोटल सक्सेस चांस कितना है, ये देखो। तो इसका ए का सक्सेस चांस हमने निकाला है 56, बी का 28 दिया हुआ था, 56 प्लस 28 84%। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए से है, तो उसके लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो, 56% डिवाइडेड बाई 84% इज इक्वल टू 2/3 आंसर हो जाएगा। सिंपल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सोल्यूशन यहाँ है, पॉज इट, अंडरस्टैंड इट एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is 3/2 times of B, B is 3/4 of C and D is 1/4 of C, the ratio of A and D is simple question है। सेल सबसे पहले लिख लो, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हो सबको इक्वल कर लो, और फिर यहाँ पे लिख लो A B C D का रेशियो लिख लो। पूछ कह रहा है A और D का रेशियो क्या हुआ, तो 9:2 हो जाएगा। D इज द राइट आंसर। Pipe X can fill a tank in 12 hours. And pipe Y can empty the tank in 18 hours. Both pipes are opened at 8 a.m. and after some time Y is closed. And the tank is full at 8 p.m. on the same day. At what time was the pipe Y closed? तो X जो है वो 12 घंटे में फिल कर सकता है, Y जो है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक काम करो, 12 और 18 का एलसीएम लो 36, तो मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी 36 लीटर है, और डिवाइड करो तो ये 3 लीटर पर आवर भर सकता है और ये 2 लीटर पर आवर पानी निकाल सकता है, यानी कि 1 घंटा में ये 1 लीटर ही भराएगा, 1 घंटा में 1 लीटर भराएगा। 8 AM पे पाइप खोला गया था और 10 PM पे बंद कर दिया गया था सेम डे पे, यानी कितना घंटा हो गया,
8 बजे से लेके दिन से लेकर रात 8 बजे तक 12 घंटा, और 9 10 और 2 घंटा, तो 12 + 2 14 घंटा, तो टोटल 14 घंटे हो गए। ठीक, एट व्हाट टाइम वॉज द पाइप वाई क्लोज्ड, पाइप वाई को कितने बजे बंद किया गया था, ये हमें निकालना है। ओके चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले जो टोटल कैपेसिटी है 36 लीटर, ये कैसे भरेगा ये सोचो, और जैसे तुम ये सोचोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने टाइम बाद पाइप वाई क्लोज होता है, मान लेते हैं पाइप वाई जो था वो x घंटे बाद क्लोज हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो x घंटे बाद क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो x ले लेंगे प्लस 14 घंटे टोटल, तो x घंटे बाद बंद हो जाता है, यानी कि बंद होने के बाद कितने घंटे बचेंगे, तो 14 - x घटा देंगे, और y तो बंद हो गया तो नहीं x भरेगा, तो उसको कितना रफ्तार से भर रहा है, 3 लीटर पर आवर की रफ्तार से भर रहा है, इंटू 3 कर देंगे इक्वल टू 36। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 8 बजे प्लस 3 आवर्स 11 बजे पाइप वाई को बंद कर देना होगा, ताकि वो 10 बजे रात तक भर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज, द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज थ्राइस दैट ऑफ अ बनाना। अब ये दो स्टेटमेंट से तुम एप्पल, ऑरेंज और बनाने का रेशियो निकाल दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीज बाई 10%, एप्पल का 6 है उसका 10% बढ़ा दो 6.6, प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इंक्रीज बाई 30%, ऑरेंज का 30% बढ़ा दो तो 3.9, एंड द प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाई 20%, बनाना का 20% बढ़ा दो तो 1.2, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, 20 ऑरेंजेस एंड 20 बनानास। और रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कितना होगा कैलकुलेट करो, 0.6 यहाँ पे, 0.9 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे, तो 9 6 15 16 17 1.7 का इंक्रीज हुआ। 1.7 कितना का आउट ऑफ 6 3 9 1 10 आउट ऑफ 10 इंटू 100 17% आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्री मेथड से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹64। कह रहा है कि ये 64 दिया हुआ है तुम्हारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 year इज 704, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ 704। देखो 704 टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो 704 में से अगर हम 64 घटा दें तो 640, ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और 2 साल का है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 320, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का 320, दूसरे साल का 320, और टोटल मिला के सबका 704 है। अब पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे पहले रेट निकालो। रेट कैसे निकालोगे, 64 को 320 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो तो 20%, तो यहाँ 20%, तो सब जगह 20%। तो अब ऑप्शन से ट्राई करो, क्या 800 का 20% 320 होता है, नहीं। क्या 1600 का 20% 320 होता है, हाँ। 1600 का 10% 160, 20% 320, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जल्दी बनाने का तरीका होता है, और एग्जाम में हमारा मकसद क्या होता है, जल्दी बनाना, ना कि फुल प्रोसेस को यूज़ करना। A vessel has 500 liter of milk. 50 liter of milk is replaced with 50 liter of water in this vessel. If this operation is repeated another 2 more times, what is the percentage of milk in the vessel at the end? कह रहा है कि हमारे पास 500 लीटर दूध है। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं कि 50 लीटर दूध निकाल लेते हैं और उसके जगह पर पानी डाल देते हैं, यानी कि 450 लीटर मिल्क हो गया और 50 लीटर हमारे पास हो गया अब वाटर। अगर इस ऑपरेशन को हम लोग 2 बार और बार करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वेसल एट द एंड, कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क होगा वेसल में एट द एंड में। तो देखो टोटल था 500,
अब मिल्क कितना बचा, 450 इंटू 100 करो, देखो तो कितना परसेंट आ रहा है, 5 9 90%। कितना आ रहा है, 90%। अब एक काम करो, 90 कर दो, कितना हो जाएगा, अपॉन 100 करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 729 7290। अब इसमें एक काम करो, डिवाइड इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ रहा है, तो शॉर्टकट तरीका यही है, 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 729 आ जाएगा, और 90% आया ना यहाँ पे तुम्हारा। शॉर्टकट ट्रिक बता रहे पहले, 90% इंटू 90%, 729, 1 जीरो 2 जीरो तो कट जाएगा, इंटू अब 100 कर दो, तो वहाँ से करोगे तो 72.9 आ जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया एग्जाम में बनाने का। मैं लॉन्ग तरीके से बताता हूँ। अब ये प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाता है, यानी कि अब इस 450 90% मिल्क है, कितना है 90% मिल्क, तो और 90% और 50 लीटर कितना होता है, 45 लीटर मिल्क रिमूव्ड। ठीक है, तो पहला बार हमने 50 लीटर दूध निकाला। ठीक है, अगली बार हम लोग 50 लीटर नहीं निकालेंगे, 45 लीटर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 90% ही मिल्क बचा है मिक्सचर में से, इस वजह से हम 45 लीटर निकालेंगे। 90% और 50 लीटर, 45 लीटर, तो 45 लीटर माइनस कर देंगे 450 में, तो 405 लीटर। अब 405 लीटर बटे 500, अब हमारे पास मिल्क का जो क्वांटिटी वो बचा 81% मिक्सचर में, तो अब 81% निकालेंगे 50 लीटर का, वो है 40.5। तो 40.5 जो आएगा उसको घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 364.5 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे तो 72.9 आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है, पहला बार में 90% आया, दूसरा बार में भी 90% ले लो, तीसरा बार में भी 90% ले लो, अपॉन 100 करो, तो 90% को हटा दो, 100% गलती से लिख दिया, 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गया, ये 7290। ठीक है, अपॉन 100 कर दो, ये जो कट गया 72.9 आ गया, सिंपल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप को अगर रिपीट करोगे तो तुम्हारा इजीली आ जाएगा शॉर्टकट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, A started a business with rupees 50,000. After 3 months, B joins with an investment of rupees 60,000 and A withdraws rupees 10,000 out of his capital. 3 months later, B brought in rupees 20,000 more. At the end of the year, what should be the ratio in which A and B share the profit? चलो, तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, बात करते हैं, ए ने 50,000 रुपये लाया, ठीक है, फिर बाद में ए ने 10,000 रुपये विद्रॉ कर लिया, तो ए ने कितने लगाए, 40,000 रुपये लगाए। बी ने 60,000 रुपये लाए, फिर 20,000 रुपये और लाए, तो बी ने टोटल 80,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ए बी। तो ए ने क्या किया, 50,000 रुपये लाया और उसको 3 महीने के लिए लगाया। ठीक है, फिर ए ने 10,000 निकाल लिए, बचे 40,000। 40,000 रुपये को उसने 9 महीने के लिए लगाया, टोटल 1 साल हो गया, 3 महीने इधर 9 महीने इधर, 12 महीने 1 साल हो गया। तो ये सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, के मतलब 1000 होता है, तो ये आ गया 510 के, यानी कि 510,000, सिंपल। बी ने क्या किया, 60 के लाया 3 महीने के लिए, फिर उसने 20 और लगाया, यानी कि 80 के 6 महीने के लिए, तो टोटल हो गया 660 के से के कट गया, के मतलब 3 जीरो, के मतलब 3 जीरो, 3 जीरो कट गया, एक और जीरो कट गया, और ये और कटा 17, सॉरी 3 से कटा 17 और ये 22, तो 17:22 रेशियो का आंसर सी, सिंपल। In a company, there are 252 engineers, in which the ratio of the number of electronics engineer and computer engineer is 2:1. The ratio of the number of electronics engineer and computer engineers becomes 1:1 after the recruitment of some more computer engineers. The average age of all the engineer is now 22 years, and the average age of the computer engineer is 2 years less than the average age of electronics engineer.
एक कंपनी है इसमें 252 इंजीनियर्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर का, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और ये रहा कंप्यूटर इंजीनियर, तो रेशियो 2:1, 2:1 यानी कि 252 का 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, ठीक है। यानी कि यहाँ 168 है, यहाँ 84 है, ठीक है। आगे पढ़ो। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स बिकम 1:1 आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर्स। अब हमने क्या किया, कुछ और कंप्यूटर इंजीनियर को रिक्रूट किया, जैसे रेशियो 1:1 बराबर बराबर हो गया। तो कितने रिक्रूट करेंगे, 84 था, 84 और रिक्रूट करेंगे तो इधर ही 168, इधर ही 168, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द इंजीनियर्स इज नाउ 22 ईयर्स। सारे इंजीनियर्स का एवरेज एज टोटल अब कितने हो गए, टोटल हो गया अब 336 और एवरेज एज 336 का 22 है, ठीक है। और एवरेज एज ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियर इज 2 ईयर्स लेस देन द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो मान लेते हैं एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का x है, तो एवरेज एज ऑफ कंप्यूटर कितना हो गया, x-2। अब सॉल्व कर दो, सिंपल। तो 168 इंटू एक्स प्लस 168 इंटू x-2 अपॉन टोटल 336 इज इक्वल टू एवरेज एज 22। एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, वही किया हमने। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से हमने सॉल्व किया और x का वैल्यू आ गया 22, तो x 22 तो c कितना, सॉरी x 23 तो c कितना 21। अब क्वेश्चन पढ़ो। द एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का 21 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 23 है, तो ये गलत हो गया। द एवरेज एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर इज 21। कंप्यूटर इंजीनियर का एवरेज एज 21 है, सही है। द एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इज 23, सही है। द एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इज 25, गलत है। द एवरेज एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर इज 23, गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सॉल्यूशन दिया हुआ है, पॉज इट एंड सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR, PS is perpendicular to QR and S divides QR in the ratio 3:1 internally. If PQ is equal to 21 and PR is equal to 9, find QR। कह रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में यहाँ रेशियो दिया, तो मान लेते हैं ये x है और ये 3x हो गया इतना। PQ 21 दिया हुआ है और PR 9 दिया हुआ है। पूछ रहा है QR कितना हो जाएगा, QR कितना हो जाएगा। कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बन जाएगा। PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो PS है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर से PS क्या हो जाएगा, इधर साइड से लो 441 माइनस 9x स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 3√5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3√5 है, तो टोटल कितना है 4x है, तो 4 इंटू 3√5 यानी कि 12√5। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। In a 1000 meter race, Rahul reaches the finishing line 5 seconds before than Raj and beats Raj by 50 meter. What is the Rahul speed in meter per second? तो राहुल बाई राज कह रहा है कि राहुल जब 1000 मीटर दौड़ लेता है तो राज जो है वो 985 मीटर दौड़ पाता है, 50 मीटर से बीट करता है। तो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पढ़ो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशन है। तो टाइम राहुल के द्वारा कितना लग जाएगा 950 और टाइम राज के द्वारा कितना लग जाएगा 1000। डिस्टेंस तो सेम ही है ना राहुल और राज के लिए, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यानी तो फिर स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशन में हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 19/20 यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है 5 सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राहुल। तो राहुल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो 1000 है, टाइम कितना हो जाएगा 19 और टाइम 19 है और 1 यूनिट का 5 तो 19/5, तो ये हो जाएगा 200/19 और ये हो जाएगा 10 10/19। सिंपल।
Let's move forward. A shopkeeper claims to sell rice at cost price, uses a false weight with the intention of selling rice at 25% profit. After selling rice to a customer, he realizes that the customer has paid 10% less than what he should have paid. What is the actual profit percentage made by the shopkeeper? Pause it and try to understand the question. एक दुकानदार है, वो चावल को कॉस्ट प्राइस बेचता है और वो गलत वज़न इस्तेमाल करता है और 25% मुनाफा कमाता है, लेकिन कस्टमर ने भी चालाकी दिखाते उसको क्या किया कि 10% कम पैसा दिया। तो एक्चुअल में दुकानदार ने कितना मुनाफा कमाया? मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान जो है वो 125 रुपये में बेचता है, 25% प्रॉफिट के साथ दुकानदार। ठीक है, 100 रुपये का सामान 125 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपये को सामान को दुकानदार जो होता है वो 125 रुपये में बेचता है। ठीक है, यानी कि अब 125 सेलिंग प्राइस 125 है, उसमें हो गया उसको 10% का लॉस। तो 125 का 10% लॉस यानी कि 90/100, यानी कि 225 यानी 112.5, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 12.5 ज़्यादा है। इसका एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दो। तो 112 यानी कि 112.5 में से अगर 100 घटाओगे तो 12.5 आ जाएगा और वो आंसर हो जाएगा। सी आंसर है इसका करेक्ट। Meera and Sarika attempted to solve a quadratic equation in x. Sarika made a mistake in reading the coefficient of x and obtained the roots as 12 and 16. Meera made a mistake in reading the constant term of the equation. She obtained the root as -22 and -6. करेक्ट रूट क्या होगा? पहला पढ़ो ध्यान से। सरीका मेड अ मिस्टेक इन रीडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट गलत पढ़ा यानी कांस्टेंट सही पढ़ा। मीरा ने कांस्टेंट टर्म को गलती पढ़ा यानी कोफिशिएंट को सही पढ़ा। चलो सरीका का देखते हैं। तो दो रूट उसने निकाले, x - 12 x - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना। इसने कांस्टेंट टर्म सही पढ़ा यानी कि c इज इक्वल टू 192 होगा। मीरा के रूट्स निकालो। मीरा ने ये रूट्स निकाला तो ये माइनस साइन चेंज हो के आता है ना, x + 22 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 28। करेक्ट रूट क्या होगा? तो x² + 28x + 192 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट रूट आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर -16 और -12 आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। Which of the following equations best describes the graph given below? ये ग्राफ देखकर सबसे बेस्ट कौन सा है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करो। ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, 2 वैल्यू 3 वैल्यू यहाँ और 3 वैल्यू यहाँ, ये कौन सा इक्वेशन में सेटिस्फाई करे? पुट करके चेक करो, और तुम जब पुट करके चेक करोगे तो सी सेटिस्फाई कर जाएगा आंसर। डेमो दिखाते हैं। जैसे कि mod x - mod y इज इक्वल टू 6 है, तो हम पहले लेते हैं 6 0। तो घटाओ, 6 में से 0 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये सी जो है वो हर सिचुएशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। Question 17. In a company, the average salary of the boys is ₹50,000. The average salary of all the employees is ₹48,000. There are 80 boys in the company and the average salary of the girls is ₹40,000. What is the number of girls working in the company? तो एक कंपनी है जिसमें एवरेज सैलरी बॉयज़ का कितना है? 50,000 है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ का 48,000 है, गर्ल्स का 40,000 है।
तो पूछ रहा है कि कितनी गर्ल्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन द कंपनी, कितनी गर्ल्स वर्क कर रही है कंपनी में। मान लेते हैं एक्स गर्ल्स काम कर रही है कंपनी में, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट का, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, वेटेड एवरेज का, यानी कि टोटल ऑल का 48,000 है, ठीक है, बॉयज़ का 50,000 है, तो ऑल का 48,000 है, बॉयज़ है 50,000, यानी कि 2,000 कम है, सॉरी 2,000 ज़्यादा है, बॉयज़ का एवरेज 2,000 ज़्यादा है, तो 2,000 इंटू 80 इज इक्वल टू, गर्ल्स का 40,000 है लेकिन होना चाहिए था 48,000, तो 8,000 इंटू एक्स। सिंपल समझो कि बॉयज़ का टोटल एवरेज 48,000 लेकिन बॉयज़ का 50,000, यानी कि 2,000 ज़्यादा है, तो 2,000 हर बॉयज़ पे ज़्यादा है। टोटल बॉयज़ कितने हैं 80, ये बराबर होगा टोटल गर्ल्स का कितना ज़्यादा है, गर्ल्स का जो है वो 40,000 है जबकि होना चाहिए 8,000 कम है, तो 8,000 इंटू एक्स ले लेंगे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 20, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 20। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लो, अगर नहीं पढ़े हो तो पहले पढ़ के आना पड़ेगा वेटेड एवरेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a roller is 4 meter long and has diameter of 0.7 meter. It takes exactly 2000 rotations of the roller to level a road. If the cost of using the roller is rupees 4 per square meter, then the total cost of leveling the road क्या होगा। एक रोलर है, इसका दिया हुआ है लेंथ या कह लो हाइट कह लो 4 मीटर और रेडियस है 7/20 मीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2πRh, वैल्यू पुट करो 2πRh, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 8.8 मीटर स्क्वायर। पूछ क्या रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड, तो टोटल रिवॉल्यूशन करता है 2,000 और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 4 पर मीटर स्क्वायर, तो 2,000 करता है, 2,000 इंटू कर देंगे एक रिवॉल्यूशन का यानी कि 8.8 यानी कि 8/10 और इंटू 4 रुपया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70,400 रुपया, सी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करो, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो, तो वो लेटरल सरफेस जो ये एरिया होगा वो एक रिवॉल्यूशन का होगा। अब इंटू उसके मल्टीप्लाई कर दो 2,000 और मल्टीप्लाई कर दिया और जितना रुपया लग रहा है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो उसमें से ही 4 रुपया लग रहा है, इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें पाई चार्ट पढ़ना है। टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है 1,44,000 बिलियन डॉलर, ठीक है, एक्सपोर्ट है ग्लोबल एक्सपोर्ट, जिसमें यूएसए करता है 54%, जापान 45%, जर्मनी 41.4%, फ्रांस 27%, चाइना 19.8%, इंडिया 16.2%, रशिया 37.8%, ऑस्ट्रेलिया 18%, हांगकॉन्ग 19.8% और अदर्स 50.4%। ये सब क्या है डिग्री है, परसेंटेज मत मान लेना, ये सारे जो दिए हुए वैल्यूज डिग्री है। तो आगे पढ़ो, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट द एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कंट्री इन द पाई चार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिटवीन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड जापान टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो रेशियो निकालना है किसका, यूएसए और जापान का। तो यूएसए कितना है 54 और जापान है 45, 54 + 45 अपॉन ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है 18 और फ्रांस कहाँ है, फ्रांस है 27, तो 18 + 27, तो ये सॉल्व कर लो 11:5 रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज हुज एक्सपोर्ट आर मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट पर कंट्री। जो एवरेज एक्सपोर्ट पर कंट्री उससे ज़्यादा कितनों का है। तो एवरेज एक्सपोर्ट पर कंट्री कैसे होगी, कैसे निकालेंगे। देखो ये सारा जोड़ोगे कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। अब काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवरेज कितना आ गया 36 डिग्री, एवरेज कितना आ गया 36 डिग्री। तो कितने कंट्रीज़ का 36 डिग्री से ज़्यादा है, काउंट कर लो 36 डिग्री से कितने के ज़्यादा है, ज़्यादा है, सिंपल है काउंट कर लो।
कितनों का ज़्यादा है, तो तुम्हें पता चलेगा 36 डिग्री तुम्हारे पास आया। अब कितने कंट्रियों का 36 डिग्री से ज़्यादा ये काउंट करो, तो तुम काउंट करोगे तो पाओगे 5 है। चलो काउंट करके दिखा देते हैं। 1 1 2 3, 36 से नहीं ज़्यादा, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा है 36 से, ये भी ज़्यादा नहीं है, ये भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा। तो काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने हुए 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ जापान एक्सीड दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जापान का है 45 डिग्री, ऑस्ट्रेलिया का है 18 डिग्री। 45 माइनस 18 कर दो 27, टोटल है 360, 27/360 आ जाएगा 10,800 बिलियन डॉलर। सिंपल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड फ्रांस। तो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए एंड फ्रांस निकाल लो। तो यूएसए का 54 है, फ्रांस का 27 है, तो यूएसए और फ्रांस का हो जाएगा मिला के 81। एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जापान, चाइना, रशिया, हांगकॉन्ग। तो जापान, चाइना, रशिया और हांगकॉन्ग का जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 122.4। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ दिस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ दिस। तो बस डिवाइड कर दो 81 अपॉन ये वाला सॉल्व करो और तुम्हारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा टी। तो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड है, पॉज करके देखो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन का जहाँ पे x ग्रेटर देन -4 का वो क्या होगा। तो x -4 से बड़ा, चलो एक काम करते हैं, x को -3 लेते, तो -3 लेने पर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जब हम x = -3 लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ना बहुत बड़ा आ जाएगा और ये पॉइंट में चला जाएगा। 9 3 3 9 9 9 81, 81/2 और 40.5 हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। x = -2 लो, तो -2 पे आया वैल्यू 30, -1 पे ऑप्शन में देखो तो कहीं पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे पॉइंट जाएगा तो ऐसे भी नहीं होगा। तो x = -1 पे तो पॉइंट चला जाएगा। x = 0 पे आ रहा है 27, 2 पे आ रहा है 28 और x = 4 पे आ रहा है 30। जैसे जैसे हम x का बड़ा वैल्यू लेते जा रहे हैं वैसे वैसे फाइनल आंसर जो बढ़ते जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, 0 पे आएगा। तो यहाँ पे 27 आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विथ इन्फिनाइट टर्म्स। तो दिया हुआ 2√2, 4/√3, 4√2/3, सबसे पहले काम करो a2/a1 निकालो। ये a1 है, ये a2 है, ठीक है। तो ये हो गया a1 और ये हो गया a2। तो a2/a1 निकालो तो ये आया √2/√3। अब इसी प्रकार a3/a2 निकालो तो ये भी आया √2/√3। सेम आ गया। जब सेम आ जाता है डिवाइड करने पे तो क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तुम्हें याद होता है, ये होता है a_ar²(a_r⁴ और पूछ कह रहा है सम। तो सम फॉर इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम = सम ऑफ जीपी ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स = a/1 - r, a/1 - r। तो a कितना है 2√2, 1 - r कितना है, r हमने अभी निकाला, ये r है, 1 - √2/√3। सॉल्व करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2√6 × √3 + √2। रेशनलाइज करने के बाद आ जाएगा c। तो इस प्रकार से हमारा मैथ्स डी एंड हो गया। नाउ लेट्स मूव टू लॉजिकल रीजनिंग। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ABCD is coded as CABFFGHI is coded as HFGK, UVWKX is coded as WUVZ. How is KLMN coded? देखो ABC है तो ये रिवर्स हो जा रहा है, CAB हो जा रहा है, FGH यानी कि HFG हो जा रहा है, UVW यानी कि WUV हो जा रहा है।
तो के एल एम क्या हो जाएगा, एम के एल हो जाएगा। तो एम के एल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बी में है, तो सिंपल बी आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। ये इजी क्वेश्चन होता है। हैशटैग का मतलब है ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज द मदर, बी इज द मदर ऑफ ए। ए हैशटैग बी मीन्स इफ ए हैशटैग मीन्स B is the mother of A, $A means A is the father of B, परसेंटेज का साइन मतलब A is the sister of B, और स्टार का साइन का मतलब है कि A is the son of B, एट द रेट मतलब A is the brother of B, एंड अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बताओ। ये देखो पहला है $Q, डॉलर का मतलब होता है A is the father of B, यानी P is the father of Q, तो P फादर है Q का, Q हैशटैग R, यानी कि R Q A हैशटैग B का मतलब क्या है, B इज़ द मदर ऑफ A, B इज़ द मदर ऑफ A, यानी कि R इज़ द मदर ऑफ Q। ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एरर है क्वेश्चन में, बट चलो एक बार और से सॉल्व कर लेते हैं। डॉलर का मतलब होता है फादर, यानी कि P इज़ द फादर ऑफ Q, तो P जो है वो फादर है Q का, ठीक। Q हैशटैग R, यानी कि B इज़ द मदर ऑफ A, यानी कि R इज़ द मदर ऑफ Q, R इज़ द मदर ऑफ Q, R जो है वो मदर है, R मदर है Q की, ठीक है। R एट द रेट S, एट द रेट मतलब R इज़ द ब्रदर ऑफ S, R इज़ द ब्रदर ऑफ S, R जो है वो ब्रदर है, R ब्रदर हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे मुझे लग गया यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे लिखने में क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है। ए हैशटैग बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए इज़ द मदर ऑफ बी, क्वेश्चन में गलत था यहाँ पे, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इस हिसाब से तुम सॉल्व करोगे। तो हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी, आर और पी में क्या रिलेशन है, आर और पी में क्या रिलेशन है, दिख रहे हो, ग्रैंडसन का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट कैरेक्टर सीक्वेंस इन द सीरीज। तो इस तरीके का क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर पकड़ो, FILOR, FILOR, अगला क्या होगा, अगला को आइडेंटिफाई करो, ABCDEF, GHIJKL MNO, दो गैप करके, PQRSTU, तो U हो जाएगा अगला, ठीक है। फिर A है, फिर अभी यहाँ देखो, यहाँ पे A है, BCDEF, G छोड़ के HII के बाद JK होगा, तो U के बाद K होगा, U के बाद K ऑप्शन डी में है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट द वन दैट लॉजिकली फॉलोज द मेन स्टेटमेंट। ओके, द स्लिप फील्डर कैन कैच अ बॉल ओनली इफ द बैट्समैन इज ब्रॉट टू द फ्रंट फुट एंड ही ट्राइज टू हिट द बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द बैट्समैन डिड नॉट ट्राई टू हिट द बॉल एंड द स्लिप फील्डर कैन नॉट कैच द बॉल। तो बाकी सब ऑप्शन ही पढ़ के देखना, सबसे जो सही आंसर होगा वो बी आएगा। चिकन, चिक, पिग, पिगलेट। चिकन के बच्चे को चिक कहते हैं, तो पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर बताना है सीरीज में, 210, 195, 175, 150, 120 क्वेश्चन मार्क। तो एक काम करो, डिफरेंस ले लो, 210 में से 195 घटाओ 15, इसमें से इसको घटाओ 20, इसमें से इसको घटाओ 25, इसमें से इसको घटाओ 30, तो 15, 20, 25, 30, 35, तो 120 प्लस 35 कर दो, सॉरी 120 माइनस 35 कर दो, 50 ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRSTUV एंड W आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो 3, 3, 6, 8 एक लाइन खींचो और 8 एक तो इस तरीके से लाइनिंग करके बनाओ, ठीक है। अब जो जो कहते जा रहा है उसको तुम करते जाओ। P इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ T, P जो है वो फोर्थ है T के राइट में, ठीक। S इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, S जो है वो फोर्थ है Q के लेफ्ट में।
R and U which are both at the ends are neighbor of Q and T respectively. R जो है और U है वो ends पर है, कॉर्नर पे है, और वो T और Q के नेबर है, T और Q के नेबर है. W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P. W जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड इज नेबर ऑफ Q और Q का नेबर है. इस सारे कंडीशंस को रखो, फिट करो, सोचो और ये डायग्राम बन के आएगा. सही, मैंने खुद सही किया तो आपको पॉज करके करना पड़ेगा. हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ W. W के इमीडिएट नेबर कौन से हैं? V है और P है, तो ऑप्शन C. फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन. P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around the circle and are facing the center. P is second to the right of T, who is the neighbor of R and B. S is not the neighbor of P. V is the neighbor of U. Q is not between S and W. W is not between U and S. U is the right of S. तो जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ. अब पूछ रहा हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू V. V के एडजेसेंट कौन है ये बताना है. ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ. सबसे पहले डायग्राम बना लो, फिर इसका ये लेफ्ट राइट लिख लो और करते चले जाओ. कह रहा है P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T. P जो है वो सेकेंड है T के राइट में. ठीक है. हु इज द नेबर ऑफ R. तो हु किसके लिए? T के लिए. T इज द नेबर ऑफ R. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा. T is the neighbor of R and T is the neighbor of V, दोनों का है. S is not the neighbor of P. S जो है वो P का नेबर नहीं है, तो P का नेबर ये रहा, तो P का नेबर यहाँ पर S नहीं हो सकता है, इसलिए S क्रॉस लिख दिया. V is the neighbor of U. U का नेबर है V. Q is not between S and W. Q is not between S and W. Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है, S और W के बीच में नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. W is not between U and S. W is not between U and S. US का U और S के बीच में W नहीं होना चाहिए. U is to the right of S. S के राइट में U है, तो who is sitting adjacent to V. V के adjacent में कौन है? U है और T है, ऑप्शन A. 3 out of 4 are alike in a particular pattern and hence form a group. Find which does not belong to the group. इन चारों में से कौन ऑड वन आउट है ये हमें बताना है. तो इस तरीके का बड़ा नंबर जब भी हो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो. बड़ा में से छोटा घटाओ. इसमें से इसको घटाया हमने पास है 2836, इसमें से घटाया 2834, इसमें से घटाया 2839, तो 36 34 32 होना चाहिए था ना, बट 32 है नहीं. तो 32 नहीं है तो काम करो, इसमें चेंजेस होगा तभी ना 32 आएगा, तो ये गलत है. तो सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7:77 है तो 14 क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, जोड़ो. तो इसमें लॉजिक लगा है 7 × 7 + 4, तो 7 × 7 + 4 यानी कि 11, तो 11 7 = 77. सर 14 × 14 + 4, तो 14 × 14 + 4 18, 14 × 18 252, 14 × 18 कितना होगा? 252 B. Next question. How many pages of the book Ram read on Monday? The book was read completely by Tuesday. कह रहा है कि कितने पेजेस ऑफ द बुक राम ने मंडे को पढ़ा था और बुक जो है वो ट्यूसडे तक कंप्लीटली पढ़ लिया क्या था. स्टेटमेंट 1. राम रेड लास्ट 30 पेजेस ऑफ द बुक ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को आखिरी के 30 पेजेस राम ने पढ़ा. स्टेटमेंट 2. द बुक हैज़ 600 पेजेस आउट ऑफ विच हाफ वेयर रेड बाई राम बिफोर मंडे. तो किताब में टोटल 600 पेजेस थे और मंडे से पहले राम ने हाफ यानी कि 300 पेजेस पढ़ लिए थे और ट्यूसडे को आखिरी 30 पेजेस पढ़ लिए थे. अब पूछ रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी. डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर. क्या आंसर फाइंड करना कि मंडे को राम ने कितने पेजेस पढ़े ये फाइंड करना था. क्या ये दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से क्या हम ये क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं? चलो देखते हैं. मंडे को राम ने कितने पढ़े, तो टोटल पेजेस था 600, जिसमें मंडे से पहले 300 पढ़ लिया था, ट्यूसडे को एंड में 30 पढ़ा था, तो मंडे को कितना पढ़ा होगा? 270. तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा.
यहाँ हमें मिसिंग फाइंड करना है 37 में। तो बी सी डी ई एफ जी एच, तो ई होगा, बी के बाद सी गैप है, फिर डी है, फिर डी के बाद ई गैप होगा, एफ होगा। तो एफ से शुरू होने वाला सी या डी हो सकता है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। एफ के बाद जी है तो चेक करने का जरूरत नहीं है, जी ही होगा। अब देखो आगे, बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ, एफ जी एच, एफ जी एच आएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language, if the word reserve is coded as this, then how is the word present coded in that language? देखो ये R में +2 करेंगे T, E में +2 करेंगे G, सेम इसी करो, P में +2 करेंगे R, T में +2 करेंगे V, V और R से कौन शुरू है, V R, ये दोनों नहीं है, या तो A होगा या तो B होगा। तो अगला चेक करो, टी वी डब्ल्यू एक्स 2 प्लस किए तो एन में 2 प्लस किए, पी ई में 2 प्लस किए जी, तो वी पी जी होगा, वी पी जी ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेप्टाइल इज कोडेड एज 49 एंड स्नेक इज कोडेड एज 25, हाउ इज क्रोकोडाइल कोडेड? सिंपल है, ये देखो 3 4 5 7, ये 7 लेटर है, 7 का स्क्वायर कर दो 49, तो रेप्टाइल में 7 लेटर्स हैं और इसका स्क्वायर कर दिया 49, इसमें 5 हैं तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25, इसमें टोटल कितने हैं 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दिया 81। ये हलवा क्वेश्चन है। इनपुट है स्टेप 1 में, देखो यहाँ पे इनपुट है 3 4 9 7 6 11 है, ठीक है। स्टेप 1 में कुछ किया गया, फिर स्टेप 2 में कुछ किया गया, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में किया गया, ठीक है। अब ये कौन सा इसमें स्टेप्स लगे हैं, कौन सा लॉजिक लगा है, वो सारे लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ 159 इज वन ऑफ द नंबर इन स्टेप 4 में, तो इनपुट नंबर क्या होगा? अगर 159 स्टेप 4 का नंबर है तो इनपुट नंबर क्या होगा? तो पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करो। देखो 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इनपुट से स्टेप 1 में स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक। स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या किया जा रहा है कि जो इनपुट था उसको जोड़ा जा रहा है। 9 + 3 12, 16 + 4 20, 81 + 9 90, ठीक है। स्टेप 2 से स्टेप 3 में क्या किया जा रहा है कि 5 5 जोड़ा जा रहा है। 12 + 5 17, 20 + 5 25, 90 + 5 95। और स्टेप 3 से स्टेप 4 में क्या किया जा रहा है, -2, 17 - 2 15, 25 - 2 23, 95 - 2 93, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि अगर 159 स्टेप 4 में, तो चलो मान लेते हैं 159 स्टेप 4 में। अब इसमें से पहले क्या करो तुम, माइनस कर दो 2, क्योंकि लास्ट स्टेप -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 157। फिर हमने इसमें 5 जोड़ा था तो माइनस कर दो 5, कितना हो जाएगा 152, 150। रुको, इससे सबसे अच्छा ऑप्शन, ज़्यादा अच्छा तरीका है कि वो ऑप्शंस के थ्रू चलो मान लेते 13 है, इनपुट नंबर है 13, तो पहले हमने स्क्वायर किया था, 13 का स्क्वायर 169, फिर स्क्वायर करने के बाद जो नंबर था वही जोड़ दिया, तो 169 + 13 182, फिर इसमें हमने 5 जोड़ा 187, और फिर 187 - 2 करेंगे तो 185, तो ये तो गड़बड़ हो गया। 12 चेक करो, पहले 12 का स्टेप 1 में क्या किए थे, स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ दो 156, 156 में 5 जोड़ दो 161, 161 में से 2 घटा दो 159, तो सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 7 9 14 27 28 81 डैश। तो अल्टरनेट देखो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, सिंपल डी।
The question below consists of main statement followed by 4 options. Select the one that logically follows the main statement. If I drive a car, then it is a BMW or a Skoda. अगर मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा या तो BMW ड्राइव करूँगा या फिर Skoda ड्राइव करूँगा, मतलब कि जब मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा तो BMW और नॉर्मल ठीक ठाक अपर मिडिल क्लास Skoda. तो ऑप्शन है आई एम ड्राइविंग अ कार मीन्स दैट इट इज़ अ BMW और Skoda. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ मतलब वो BMW और Skoda होगा. बिल्कुल सही. द कार इज़ नीदर BMW नॉर Skoda, हेंस आई डू नॉट ड्राइव अ कार. अगर कार BMW या Skoda नहीं है तो मतलब मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ. ठीक है. आई ड्राइव अ कार बट इट इज़ नॉट अ Skoda मीन्स इट इज़ अ BMW. मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन वो Skoda नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली BMW होगा. तो डी इज़ द राइट आंसर. If in a certain language this is coded as intimate, which word has the code? ये तो स्पेलिंग से ही पता लगा लो. इनवर्टिब्रेट. कौन स्पेलिंग सही है? तो बी सही है, इनवर्टिब्रेट. तो लॉजिक देख लो. आई का आई ये दोनों इंटरचेंज हो गया, फिर आई का आई फिर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा प्लस माइनस होके. नहीं ये देखो ई टी एम है, इसको रिवर्स कर दिया गया MATE. तो लॉजिक सिंपल है. आई का आई ये दोनों रिवर्स और यहाँ से रिवर्स कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा जो ऊपर वाले में लगा था. ठीक है. पहले स्क्वायर फिर इनपुट को जोड़ दो, तो उसके बाद 5 + 5 कर दो, फिर -2 कर दो. पूछ रहा व्हाट इज़ द इनपुट इफ द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टेप 4. स्टेप 4 में अगर ये आ रहा है, एक काम करो पहला डिजिट को पकड़ लो और देखो क्या 9 आ रहा है कि नहीं. चलो 2 का देखते हैं. 2 का हमने स्क्वायर किया 4. 4 में इनपुट को जोड़ दिया 6 + 5 किया 11. 11 - 2 किया 9. चलो 9 तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. एक मिनट ऑप्शन देखो तो 2 2 2 3 वाला तो हट गया. 3 तो होगा नहीं. अब चलो अब देखो यहाँ पे है 10 10 और यहाँ 8 है. तो चलो 10 चेक कर लेते हैं. 10 चेक करो तो 10 का स्क्वायर किया 100. 100 में से 10 जोड़ दिया 110. 110 - 5 105 - 2 102 और यहाँ 75. ये तो गलत हो गया. तो ये भी गलत और ये भी गलत. तो ऑटोमेटिकली सी सही हो गया. Among the 6 person P, Q, R, S, T, U, each is having different weights. weight मतलब वजन अलग अलग है. ठीक है. पूछ रहा who is lighter and heavier than P respectively. ये 3 स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि इसमें से कौन सबसे हल्का और कौन सबसे भारी है P के मुकाबले में. चलो देखते हैं. P is heavier than 3 persons. P जो है वो 3 लोगों से भारी है. R is lighter than T, यानी कि T भारी है R से. S is lighter देन ओनली Q. S जो वो सिर्फ Q से हल्का है, यानी कि Q सबसे भारी है. R इज़ नॉट द लाइटेस्ट. R सबसे हल्का नहीं है, यानी कि सेकंड हल्का हो सकता है. ठीक है. वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे P हो जाएगा QSPTR. थोड़ा सा पॉज करके सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या वैल्यू करना है. तो हु इज़ लाइटर देन P. P से लाइटर कौन है? P से लाइटर है T और P से भारी कौन है? S. तो TNS ये राइट आंसर. लॉजिक को एक्सप्लेन करना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ यू यूज योर ब्रेन यू कैन ईजली नो द लॉजिक. And since we have to save time, so I am doing the analysis little faster. The question below consists of a main statement followed by 4 options. Select the one that logically follows the main statement. Whenever I go shopping, I end up spending more. पहला स्टेटमेंट पढ़ो. I went for shopping means I end up spending less. गलत. I do not go for shopping implies I do not spend more. गलत है. C सही है. I did not spend more. मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता means I did not go for shopping. मैं शॉपिंग के लिए गया ही नहीं. C is the right answer. Next. In a certain code language, BCG is coded as EFG. How is the word false coded? B के बाद 2 छोड़ के C D E आया, तो F के बाद जो F G H I 2 छोड़ के I होगा, तो I से शुरू होने वाला आंसर होगा. फिर C के बाद है F. देखो यहाँ है C और यहाँ है F, तो C D E 2 छोड़ के F है, तो A के 2 छोड़ के B C D I D
ID यहाँ है, ID यहाँ है, तो IDO ये चेक करो। वी सॉरी एस को दो छोड़ के STUV, तो V होगा, तो IDOVH, सब में दो दो छोड़ के जो अगला लेटर होगा वो होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The question below consists of main statement followed by two statements. Select the one that is logically follows the main statement. Private property trespassers will be prosecuted. Prosecuted का मतलब होता है मुकदमा चलाना। A notice on a plot of land. दो स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट वन, द पासर बाय मे रीड द नोटिस एंड मे नॉट ट्रेसपास, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट टू, द पीपल आर स्केयर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन, मुकदमा से तो कौन नहीं डरता, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना कौन सा सही है। अनलेस आई स्कोर वेल आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड, जब तक मैं अच्छा स्कोर नहीं करूंगा तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा डी, मतलब पहला पढ़ो, आई वॉज नॉट सेलेक्टेड मीन्स आई डिड नॉट स्कोर वेल, ये गलत है, इसको हम डिड्यूस नहीं कर सकते ऊपर वाला से। आई एम सेलेक्टेड इम्प्लाइज आई स्कोर्ड वेल, मैं सेलेक्ट हो गया इसका मतलब मैंने अच्छा स्कोर किया। आई डिड नॉट स्कोर वेल मीन्स आई विल नॉट बी सेलेक्ट, मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं होगा, तो डी हो जाएगा आंसर। फिर से वही इनपुट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेट फाइंड द एप्रोप्रिएट आंसर, विच इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कह रहा है कि विच इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3 ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। ये इनपुट है, ठीक। फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि 8 का स्टेप थर्ड में क्या होगा ये बताओ। पहले 8 का स्क्वायर करेंगे 64, स्टेप 1 हो गया। 64 में 8 जोड़ देंगे 72, स्टेप 2 है। 72 में 5 जोड़ देंगे 77, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 77। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मैथ्स और रीजनिंग हो गया 1 घंटे में। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Human beings are connected at the level of feeling and emotion in such a degree that there is practically a subterranean network of the psyche in which some encounters are damaging, some nourishing. This emotional exchange is typically at a subtle, almost imperceptible level. The way a colleague says thank you can leave one feeling ignored, resented, or genuinely welcomed and appreciated. We catch feelings from one another. We catch feelings from one another as though they were some kind of social virus. Every space is full of emotional signals, and every time people connect, they transmit and receive those signals. These emotional encounters have an effect on all the people in that particular circle. Those who are socially skillful can control these emotional messages. A civil and polite society is able to regulate and control these emotional relationships in less damaging ways. The emotional quotient of a society is the sum total of the emotional intelligence of its citizens. When we compliment others for being considerate, we are actually acknowledging their emotional intelligence. The company of such people is a relaxing experience, and they are a valuable and enriching presence in any society. Whether we like it or not, we are all interdependent in terms of our feelings and emotions, and our emotional intelligence form the framework of society. 51. The author feels that when we meet people, some meetings can be enriching. 52. The company of what kind of people is relaxing? C. Emotionally intelligent people. 53. Either my uncle or my aunt is coming to the party. Fill in the blank. The cat is wagging its tail. 55. Please select the sentence that makes the accurate use of the word diffuse. B. The problem is how to diffuse power without creating anarchy. 56. Pick out the correct sentence. Correct sentence is write in ink. B is wrong. The student uses lots of inks.
इंक्स नहीं होगा तो ये गलत है। दिस इज अ इंक पेन, इंक है तो एन इंक पेन होगा, दिस इज एन इंक पेन होगा। हैव यू इंक फिनिश्ड, ये गलत है। हैव यूर इंक फिनिश्ड, ये गलत है। Raghav read the novel in one day means the same as the novel was read by Raghav in one day. C. 58. Fill in the blanks. When I visited them, she had been working for 6 months. When I visited them, she had been working for 6 months. Pick out the correct sentence. So 59 का D. He has two brothers-in-law. तो ब्रदर इन लॉ ये गलत हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ टू है ना, ब्रदर्स इन लॉ ये भी गलत है, ब्रदर्स इन लॉ होगा। ही हैज़ टू ब्रदर्स इन लॉ। 60. You must check the petrol dash regular intervals. You must check the petrol at regular intervals. Next passage. In tough times or in times of a crisis, the democratic nation often becomes an authoritarian one. During ordinary times, nobody thinks about the political system. People just vote for those who make promises and try to keep them. As long as the country is secure and there is reasonable development, no one is bothered about the leaders and the policies. But if there is some kind of aggressive revolution or a shortage of basic suppliers or a lot of unemployed citizens, the leadership comes under question. Which one of the following statement best describe the central idea of the passage above? It's B. People are least concerned with economic policies if their life is not affected. Passage. The human body is nothing but a set of chemical reaction in some form or the other. The religious scriptures believe that man was made out of the image of the creator of the universe. Does this mean that oxygen was pumped into the human body and CO2 pumped out to create this being? Is life just the process of oxygenation and decarbonization? If the human body is managed by these two processes, then we can safely believe that life came into existence due to these chemical reactions. The highly complex chemicals compounds present in the human body are not evident in lower animals or plants. These substances were born because of the synthesis of other smaller molecules. A large number of recognized chemicals have been observed and proved to be involved in the transmission of impulses from one tissue or cell to another. Some examples of such chemicals are adrenaline, dopamine, acetylcholine, endorphins, and encephalin. The increase or decrease of any one of the chemicals interferes with the normal functioning of cells and tissues. This creates diseases in the body, and the restoration of their supply cures the diseases. The deficiency of acetylchlorine leads to Alzheimer's disease, while a decrease in dopamine leads to Parkinson's disease, and it increase cause schizophrenia, a mental disorder. Endorphins and encephalon work like a drug to produce sensations like pleasure and reduce pain. In depressed persons, lower levels of serotonin and adrenaline are observed. Exercise and meditation help release endorphins in order to produce a scene of calmness and pleasure. As for love, the brain releases a chemical substance called phenylethylamine, which acts like an amphetamine, increase mental alertness and physical energy. People with low levels of these chemicals develop a craving for food such as chocolates, which are rich in such compounds. So question 62. Which one of the words given below can be used in the place of a mental disorder? मेंटल डिसऑर्डर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिजोफ्रेनिया. Which one of these words is the right synonym of synthesis? Synthesis का मतलब होता है फ्यूजन. 64. Which one of the word given below is the right antonym for alertness?
अलर्टनेस का एंटोनिम बताना है। अलर्टनेस का एंटोनिम हो जाएगा हीडलेसनेस। हीडलेसनेस मतलब होता है लैक ऑफ अटेंशन। कॉन्शियसनेस मतलब सबको पता है चेतना होता है। एडेप्टनेस मतलब होता है निपुणता, अगर कोई बहुत निपुण है। और इनेप्टनेस मतलब होता है मूर्खता, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति उसको इनेप्टनेस कह सकते हो। तो हमें अलर्ट का अपोजिट बताना है। अलर्ट का अपोजिट हो जाएगा हीडलेसनेस। सेलेक्ट द वन सेंटेंस दैट मेक्स करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड ईडियम। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बी। शी इज लकी शी मिसेस स्कूल ओनली वंस इन अ ब्लू मून, बी। 66. चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है अवगत कराना, यानी कि बताना और उसको उस चीज़ के बारे में रूबरू कराना। तो ऑप्शन डी, द असिस्टेंट विल अप्राइज द डायरेक्टर ऑफ द सिचुएशन। जो असिस्टेंट है वो डायरेक्टर को अवगत कराएगा सिचुएशन के बारे में। आई डाउट इफ आई कुड हैव रेजिस्टेड द टेम्पटेशन। तो क्या होगा? आई डाउट इफ आई डैश रेजिस्टेड द टेम्पटेशन। इफ आई could have resisted the temptation. 68. Before we went hiking, we spent many hours dash over the maps. Before we went hiking, we spent many hours poring over the maps. Before we went hiking, we spent many hours poring over the maps. Poring मतलब studying or examining something. पोरिंग शब्द का मतलब क्या होता है? स्टडी करना या एग्जामिन करना। देखो एक होता है पोरिंग, पोरिंग मतलब डालना, सिटिंग बैठना, पाउटिंग मतलब मुंह फुलाना, और पोरिंग मतलब होता है स्टडी करना, एग्जामिन करना समथिंग को। बिफोर वी वेंट हाइकिंग वी स्पेंड मैनी आवर्स पोरिंग ओवर द मैप्स पर सोच विचार कर रहे थे। 69. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज टेरिफाइड ऑफ ऑफेंडिंग इट्स एलाई इन वाशिंगटन। इज और इट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट डैश द हाउस। We went past the house मतलब it means we passed without stopping. We went past the house मतलब we went without stopping. We passed without stopping. 71. The different forms to fill for a driving license are dash. The different forms to fill for a driving license are a pain in the neck. क्या होगा? Pain in the neck. There was a dash possibility that war would be declared soon. There was a distinct possibility. There's a possibility distinct. All the sentences below use the preposition since. Select the sentence that make the correct use of it. This covers C. The family has been abroad since 1998. 74. The fiery young politician dash a spell on his audience. The fiery young politician cast a spell. 75. We got back to the hotel dash the stroke of midnight. We got back to the hotel at the stroke of midnight. तो हमने इंग्लिश खत्म कर लिया, अब हमारी बारी है जीके की। Which of the following copper alloys is used for the manufacture of springs and suspension filaments in the electrical instrument? D. Phosphorus. Bronze. Next, who translated the book The Story of My Experiment with Truth written by Mahatma Gandhi from Gujarati to English? किसने किया था? तो महादेव देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंट्रास्ट टू what was previously recognized by Nepal, the height of Mount Everest has now been found to be higher by how many centimeter? कितना सा हायर माना गया है? 86 centimeter. Next question, Article 371A of the Constitution of India provides special privilege to which one of the following state? Nagaland. Next question, which of the following indigenous sport has not been included in Khelo India Youth Game 2021? It's D. Walla Makali. Next question, India announced a grant of $15 million for promoting Buddhist ties with which of the following countries? Sri Lanka. Next question, what is the name of the mental health rehabilitation helpline to be launched by Social Justice Ministry? It is D. Kiran. Next question, Who among the following foreigners was the first to visit India? सबसे पहले भारत में कौन आया था? मेगास्थनीस. Next question, Who among the following has won the maximum number of gold medals at a single Olympics games in the history of Olympics? A. Michael Phelps. Next question, Who among the following is the fastest Asian to cycle the globe? It is A. Vedangi Kulkarni. Next question,
The world's first yoga university outside India, Vivekananda Yoga University, was launched on 23rd June 2020. In which city? It is D. Los Angeles. Next question. Ross Island in Andaman and Nicobar group of island has been recently renamed as C. Netaji Subhash Chandra Bose Island. Next question. Who among the following has been given the power by the Constitution of India to impose a reasonable restriction on the fundamental right? It is B. Parliament. 89. State financial corporation mainly give assistance to develop which of the following? It is a small and medium scale industries. Question number 90. Which Indian state has approved to rename caste-based settlements? It is D. Maharashtra. 91. Indonesia has released special commemorative stamp on theme of Ramayana to mark 70th anniversary of the establishment of its diplomatic ties with India. Which scene of Ramayana has been depicted on the stamp? It is seen Jatayu fight to save Ma Sita. 92. Consider the following statement about a classical dance form. Tribhanga is a special feature of this dance. The torso movement is very important and is a unique feature of this dance. Many of today's gurus of this style belong to the Gotipua tradition. To identify the classical dance, it is Odissi B. Next question. If the balance of payment of a country is adverse, यानी बहुत बुरा है, then which institution will help that country? It is IMF. C. Which country has decided to reintroduce tax on big digital firms like Facebook, Amazon and Google? It is France. Which author and natural historian has been conferred with Indira Gandhi Peace Prize in 2019? It is David Attenborough. Next question. Which of the following kinds of cells in the human blood have the longest lifespan? It is B. Erythrocyte. Next question. Which of the following organization has decided to formulate digital payment index? It is RBI. Next question. Which of the following indicators are part of the inclusive development index? Living standard, हाँ. Environment, sustainability, बिल्कुल सही. Protection of future generation from further indebtedness, ये गलत है. Financial inclusion, correct. तो correct answer is option D. 99. India has begun discussion with which of the following countries on launching trilateral supply chain resilience initiative SCRD to reduce the dependency on China, necessitated by Beijing's aggressive political and military behavior? It is C. Japan and Australia. Assertion, reason, assertion. The Buland Darwaza at Fatehpur Sikri was built by Akbar in 1602. Reason, he wanted to commemorate his conquest of Gujarat. तो क्या बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में वो अकबर ने बनवाया था 1602 में? हाँ बनवाया था, बिल्कुल सही है. क्यों बनवाया था? क्योंकि उसको गुजरात उसने जीता था, उसको सेलिब्रेट करना था. बिल्कुल सही. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. अब हम आखिरी के क्वेश्चंस करेंगे 25 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के. What is the title of the authorized biography of J.R.D. Tata? It is B. Beyond the Last Blue Mountain. Next question. The process of gathering information about the market or socio-economic trend is called D. Environmental scanning. Next question. India's first live payment bank was launched by C. Bharti Airtel. Next question. 104. Which one of the following ministry publishes the Economic Survey of India? Economic Survey of India कौन publish करता है? A. Ministry of Finance. Next. Which city is ranked as one of the world's 5 fastest growing startup cities? It is C. Bangalore. Which country is number 1 in ease of doing business from last 4 years from 2017? It's New Zealand. So here it's a long paragraph. Let's read. In contrast to traditional analysis of minority business, the sociological analysis contends that minority business ownership is a group level phenomenon and that it is largely dependent upon social group resources for its development. Specifically, this analysis indicates that support networks play a critical role in starting and maintaining minority businesses enterprises by providing owners with a range of assistance from the informal
encouragement of family members and friends to dependable sources of labor and client from the owner's ethnic group. Such self-help networks which encourage and support ethnic minority and entrepreneurs consist primary institutions, those closest to the individual in shaping his or her behavior and belief. They are characterized by the face-to-face association and cooperation of persons united by ties of mutual concern. They form an intermediate social level between the individual and larger secondary institution based on impersonal relationship. Primary institutions comprising the support network include kinship, peer, and neighborhood or community subgroups. A major function of self-help network is financial support. Most scholars agree that minority business owners have depended primarily on family funds and ethnic community resources for investment capital. Personal savings have been accumulated often through frugal living habits. Frugal living habits. Where I was? इतना बड़ा पैराग्राफ है भूल जाओ तो भूल जाओगे. That requires sacrifices by the entire family and are thus the product of long-term family financial behavior. Additional loans and gifts from relatives forthcoming because of group obligations rather than narrow investment calculation have supplemented personal savings. Individual entrepreneurs do not necessarily rely on their kin because they cannot obtain financial backing from commercial resources. They may actually avoid banks because they assume that commercial institutions either cannot comprehend the special needs of minority enterprises or charge unreasonably high interest rates. Within the larger ethnic community, rotating credit associations have been used to raise capital. These associations are informal clubs of friends and other trusted members of the ethnic group who make regular contribution to a fund that is given to each contributor in rotation. One author estimated that 40% of New York's Chinatown firms established during 1900 to 1950 utilized such association as their initial source of capital. However, recent immigrants and third or fourth generations of older groups now employ rotating credit association only occasionally to raise investment funds. Some groups like Black Americans found other means or financial support for their entrepreneurial efforts. The first black operated banks were created in the late 19th century as depositors for dues collected from fraternal or lodge groups, which themselves had sprung from black churches. Black banks made limited investment in other banks' enterprises. Irish immigrants in American cities organized many buildings and loan associations to private capital for home construction and purchase. They in turn provide work for many Irish home building contractor firms. Other ethnic and minority groups followed similar practices in founding ethnic directed financial institutions. Question है, according to the passage, once a minority owned business established, self-help networks contribute which of the following to that business? It's T. Contact with people who are likely to be a customers of the new business. Next question. The passage best supports which of the following statement? It's C. Minority groups have developed a range of alternatives to standard financing of business ventures. Next question. The passage claims that small-scale individual entrepreneurs actually avoid banks because they assume that commercial institutions charge unreasonably higher interest rate. Next question. Which of the following shows the working of a self-help support network as it is described in the passage? It's C. A neighborhood-based fraternal organization develops a program of on-the-job training for its members and their friends. Next question. According to the passage, the sociological analysis contends that minority business ownership is a group level phenomenon in that it is largely dependent upon social group resources for its development. Which of the following can be inferred from the passage about the Irish Building and Loan Association? It is D.
They contributed to the employment of many Irish construction workers. Next question. Based on the information in the passage, it would be least likely for which of the following persons to be part of a self-help network is D. The entrepreneurs, bankers. Next question. Which of the following statement is not correct as per the above passage? It's D. When you need venture funding, no one will give you any money until you already have a marketable product. In other words, funding comes just when you do not need it. बाकी तीन सही है. A major function of self-help network is financial support. Within the larger ethnic community, a rotating credit association have been used to raise capital. This analysis indicates that support network play a critical role in starting and maintaining minority business enterprise by providing owners with a range of assistance. Next question. According to the passage, that traditional analysis of minority business would be least likely to do which of the following? A. Examine businesses primarily in the social context. Next question. A business where an individual is both the owner and conductor of the business affair is called proprietorship forms. एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे इंडिविजुअल जो ओनर भी है और कंडक्टर भी बिजनेस अफेयर्स का, उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. recently registered enterprise started first time the business of online food delivery services using drones in its locality. This type of business can be an example of a new enterprise based on new business concept. A. Which of the following is not one of the traits of an entrepreneur? It's the external locus of control. Opportunity exploration है, perseverance है, risk taking है. C नहीं है. Next question. The executive summary of business plan should be prepared after you have written the entire business plan. Next question. Which of the following describes a mission statement of startup? It's B. It provides direction and purpose for the startup. Next question. At the early stage of startup, entrepreneurs often focus on sales, but then they discover they need to equally focus on C. Managing cash flow. Next question. Dash grants the holder the right to exclude others from making, selling, using, or offering for sale or importing the invention. It's patent. Innovation management involves managing people, ideas, information. The correct answer is D, all of the above. Next question. The dash plan shows whether the business is economically feasible or not. So the business plan shows whether the business is economically feasible or not. Next question. Which of the following is not included in the financial section of a business plan? कौन included नहीं है? क्या projected income statement ये included है? break even point भी included है? startup cost भी included है? तो none of the above आंसर हो जाएगा D. तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है 125 questions. So if you liked the video, do not subscribe. Thank you.